इस विचारधारा में रूस है जो साम्यवाद को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवाद को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में इस प्रकार की जो विचारधारा है वो विचारधाराओं की लड़ाई होगी, यानी कि दो सिद्धांतों की लड़ाई नहीं, दो गुटों की लड़ाई नहीं, ये साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की लड़ाई होगी। और इसी आधार पर विश्व दो गुटों में विभाजित हो गई, यानी एक गुट साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा है तो दूसरा गुट पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा है। साम्यवादी विचारधाराओं का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है, पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो विचारधाराएं हैं इनके बीच की ये लड़ाई रहेगी और इन विचारधाराओं में ही आपस में एक तनाव। तो जैसे ये मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है, प्रचार का युद्ध है, कूटनीति का युद्ध है, इसमें सैनिक संधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नाटो सीटो संधि का निर्माण किया गया, नाटो जून 1948, सीटो 8 सितंबर 1954, और उसके जवाब में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। तो ये एक दूसरे के विरोध में इस चीज़ का प्रयोग किया गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को कमज़ोर करने में। जब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग किया गया तो सोवियत संघ से नाराज़ हो गया कि हमें बताया नहीं और आपने अणुबम का आविष्कार। उसके जवाब में बाद में आगे जाके सोवियत संघ ने भी अनेक आणविक परीक्षण किए और प्रतिबंध भी 25 जुलाई 1963 को प्रतिबंध संधि हुई, आणविक परीक्षण प्रतिबंध, परमाणु अप्रसार संधि 1968 पर। इन संधियों का कोई प्रभाव नहीं, इसके बावजूद भी दोनों महानतम शक्तियाँ अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगी रही। तो विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दो प्रकार की विचारधाराओं में विश्व। दूसरा पॉइंट है आतंक और अविश्वास के दायरे में। देखिए, जब दो महाशक्तियाँ अगर विश्व में आपस में टकराने की स्थिति में आ जाएं, युद्ध की स्थिति बन जाए, जैसे क्यूबा संकट है, U2 विमान कांड जैसी जो घटनाएं हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक आतंक और अविश्वास का दायरा हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। और जब तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना जब नज़र आती है तो निश्चित रूप से विश्व में एक भय का माहौल हो कि तीसरा विश्व युद्ध, अणु परमाणु न्यूट्रॉन बम जैसे बम्बों का आविष्कार हो गया था। तो अगर इन महानतम शक्तियों द्वारा किसी के एक के द्वारा भी अगर प्रयोग कर दिया गया, यही घटना थी भाई जब U2 विमान कांड हुआ था और जासूसी करता हुआ पकड़ा गया था। उस समय अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने गोरबाचोव को चैलेंज किया तो उन्होंने अपनी सेना हटा लिया। अगर वो नहीं हटाते तो वो युद्ध की स्थिति बनती। तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व आतंक और अविश्वास के दायरे से गुजरे। सैनिक संधियों तथा सैनिक गठबंधन, बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका ने जून 1948 में और 8 सितंबर 1954 को सीटो संधि का, सीटो का मतलब था दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते हुए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। और इस संधि, दोनों संधियों का ये था कि अमेरिका के जो भी मित्र राष्ट्र थे, अगर किसी भी एक राष्ट्र पर कोई आक्रमण सोवियत संघ द्वारा किया जाता है तो मिलकर संघ। और उसके जवाब में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 वार्सा पैक्ट का निर्माण किया कि जो भी सोवियत संघ से समर्थन किसी देश पर अगर अमेरिका के द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो वो उसके जवाब देगा। तो इस प्रकार ये जो सीटो, नाटो, वार्सा, सैंटो, इस प्रकार की संधियों के द्वारा दोनों ही गुटों द्वारा एक तरह से इनका निर्माण किया गया, इनकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट है शस्त्रीकरण के विरुद्ध। और दोनों महानतम शक्तियों में ये आपस में जो अणु परमाणु बमों की जो स्पर्धा हो गई, ये बहुत बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, एक दूसरे का विरोध करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब सबसे पहले अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के शहर पे 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी अणु बम का प्रयोग किया, अगर जनता तहस नहस होगी, उससे काफ़ी नुकसान होगा और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में इसकी बहुत आलोचना। तो सोवियत संघ ने भी इसका विरोध किया था कि हमें बताया तक नहीं किया और अपने अणु बम का आविष्कार। इसके बाद से सोवियत संघ धीरे धीरे, और देखिए 1989 तक आके अमेरिका से भी ज़्यादा अणु परमाणु बम का सोवियत संघ ने आविष्कार किया। आज भी रूस बहुत अच्छी स्थिति में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शस्त्रीकरण की एक प्रतिस्पर्धा दोनों महानतम शक्तियों को, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में इन दोनों महानतम शक्तियों के पक्षधर जो देश थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण कर दिया गया। जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में
दो देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। ये महानतम शक्तियाँ उसमें प्रवेश करी, एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे। अगर भारत पाक युद्ध है, सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया तो पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका का दोस्त है और हमारा पड़ोसी देश है, और हमेशा बिना अमेरिका के सहयोग के पाकिस्तान हमसे लड़ाई करने कर, क्योंकि देखिए 1965 और 71 में हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, परंतु इसके बावजूद भी पाकिस्तान हमारी सीमाओं में हमेशा घुसपैठ करती है। कारण सीधा सा था कि अमेरिका द्वारा उसको सपोर्ट मिलता रहता। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो यांत्रिकरण, अंतर शत्रुओं को दूरसंचार के माध्यम से एक दूसरे की जासूसी करने के मामले में दोनों महानतम शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तरह से यांत्रिकरण कर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप होने लगा। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं बार बार जा रही, उसमें अमेरिका द्वारा उसको चैलेंज किया जाए, आप अपनी सेनाओं को यहाँ से हटा लीजिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों महानतम शक्तियों द्वारा, चाहे टर्की का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे ईरान में अमेरिका सेनाओं का मामला, वियतनाम में अमेरिका फौजों का मामला हो, तो इस प्रकार की जो ये दोनों महानतम शक्तियाँ एक दूसरे की राजनीति, एक दूसरे देश की राजनीति में जब हस्तक्षेप कर रही थी, बहुत गलत था। और इसके बाद में इन चीज़ों का तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक हस्तक्षेपों का बहुत बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भंग हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ केवल और केवल अमेरिका की एक संस्था बन के रही और जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उधर विरोध करने के लिए सिर्फ सोवियत संघ और उसका कुछ मात्रा में समर्थन चाइना द्वारा किया जाता था। जब 1 अक्टूबर 1949 को चाइना में अगर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, उस समय अमेरिका ने इसका विरोध किया, और शेष बाकी बातें कल बताएं।